नमस्कार प्यारे बच्चों, नीलकंठ कोचिंग क्लासेस की इस ऑनलाइन कक्षा में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। कल की क्लास में हम लोगों ने सम संख्या यानी इवन नंबर्स के बारे में क्लियर कर लिया था। अब इसी क्रम में हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं विषम संख्याएं। विषम संख्याओं के बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। विषम संख्याएं क्या होती हैं? वे सभी संख्याएं जिनमें 2 से भाग देने पर सदैव एक शेष बचता है, विषम संख्याएं कहलाती हैं। करती फॉर्म में n/2 r=1 यानी n कोई एक विषम संख्या है, उसमें जब भी हम 2 से डिवाइड करेंगे तो सदैव ही ऑलवेज रिमाइंडर क्या आएगा, शेषफल कितना आएगा, 1। तो इस प्रकार की सभी संख्या क्या कहलाती हैं? विषम संख्याएं, ऑड नंबर्स। एग्जाम्पल ये है, देखिए यहां 1 में 2 से डिवाइड करेंगे, एक शेष, यहां करेंगे 2 एकम 2, एक शेष 2 तिया, 2 दूना 2 तिया 6 कर देंगे, ज्यादा हो जाएगा ना, तो 2 दूना 4, एक शेष 2 तिया 6, 2 चौक 8। इसी तरीके से ये सभी संख्याएं ऐसी हैं, इनको 2 से डिवाइड करें तो एक छूट जाएगा, ओके, एक शेष बच जाएगा। तो इसको नोट डाउन कर लीजिए, हम साइड से हो जाते हैं, आप नोट कर लो। चलिए बच्चों, नोट कर लिया होगा आप लोगों ने। अब इसके आगे बात करते हैं। चलिए, इसके बाद हम बात करते हैं प्राकृत संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं क्या हैं? प्राकृतिक संख्याएं क्या है? हमारी सामान्य बोलचाल की भाषा में जो हर रोज दैनिक उपयोग में हम जिन संख्याओं का यूज करते हैं वो सभी प्राकृतिक संख्याएं हैं। या फिर हम ऐसे कह सकते हैं कि वे सभी संख्याएं जो प्रकृति के साथ एग्जिस्ट करती हैं, प्रकृति में विद्यमान हैं, वे सभी संख्याएं आपकी प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, इस तरीके से ये संख्या क्या कहलाएंगी? आपकी प्राकृत संख्या, जिनकी हम रोज काउंटिंग करते हैं। जैसे 10 सेब, 12 केले, 20 कुर्सियां, इस तरीके से जो काउंट करते हैं ये सभी क्या है? आपकी नेचुरल नंबर्स हैं। यानी सामान्य बोलचाल की भाषा में प्रयोग की जाने वाली संख्याएं आपकी क्या कहलाती हैं? प्राकृतिक संख्याएं। प्रकृति के साथ एग्जिस्ट करने वाली संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। तो इसमें लिख लेंगे हम लोग सामान्य बोलचाल की भाषा में प्रयुक्त होने वाली संख्याएं प्राकृत संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है बेटा, सामान्य बोलचाल की भाषा में प्रयुक्त होने वाली संख्याएं प्राकृत संख्याएं कहलाती हैं। एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं हम लोग, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड सो ऑन। ये सभी संख्या क्या होंगी? आपकी प्राकृत संख्या। अरे सामान्य बोलचाल की भाषा से मतलब ये है, मान लीजिए आप किसी सब्जी वाले के यहाँ गए या किसी फल वाले के यहाँ गए, तो आपने कहा फल वाले से, भैया
हमें -2 दर्जन केले दे दो, बताइए -2 दर्जन केले क्या वो आपको देगा? नहीं देगा ना। तो आप क्या बोलेंगे? 2 दर्जन केले दे दो, 7 दर्जन केले दे दो, 5 दर्जन सेब दे दो, 8 दर्जन संतरे दे दो। आप कहो कि 3/4 दर्जन, 3/4 सेब दे दो, 3/5 अंगूर दे दो, वो कहां से दे पाएगा? तो सामान्य बोलचाल की भाषा में प्रकृति के साथ एग्जिस्ट करने वाली जितनी भी संख्याएं हैं और सामान्य भाषा में जो हर रोज हम लोग यूज करते हैं, वो सभी संख्या क्या कहलाती हैं? आपकी प्राकृत संख्याएं, नेचुरल नंबर्स क्या कहलाते हैं? इंग्लिश में लिख देते हैं हम लोग इसकी, नेचुरल नंबर्स। ओके, चलिए इसको नोट कर लीजिए। चलिए नोट कर लिया होगा आप लोगों ने। अब हम लोग आगे बात करते हैं। इसके बाद आते हैं आपके होल नंबर्स, यानी पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं, देखिए पूर्ण संख्याएं क्या हैं? जो हमारे नेचुरल नंबर्स हैं, इन नेचुरल नंबर्स में यदि हम जीरो भी शामिल कर दें, क्या कर दें बेटा? प्राकृतिक संख्याओं को जीरो को भी शामिल कर दिया जाए तो वो सभी संख्याएं क्या कहलाएंगी? आपकी पूर्ण संख्याएं। क्या कहलाएंगी? पूर्ण संख्याएं। देखिए क्या होगा? प्राकृत संख्याओं के साथ, प्राकृत संख्याओं के साथ यदि शून्य को भी शामिल कर दिया जाए तो वे पूर्ण संख्याएं, पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। क्या बेटा? प्राकृतिक संख्याओं के साथ, जो प्राकृतिक संख्याएं होती हैं 1 2 3 4 5 6 7 इस तरीके से, तो यदि उन संख्याओं के साथ में जीरो को भी शामिल कर दिया जाए तो वे पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं बेटा? पूर्ण संख्याएं। एग्जाम्पल के तौर पे देखेंगे हम लोग, जैसे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरीके से। क्लियर है? ये सभी होती हैं आपकी पूर्ण संख्या। ऋणात्मक संख्याएं इनके अंतर्गत नहीं आती हैं। प्राकृतिक संख्याओं में भी ऋणात्मक संख्याएं नहीं आती हैं। नोट कर लीजिए इसको जल्दी से। चलिए नोट कर लिया होगा आप लोगों ने। अब हम लोग आगे बात करते हैं। अभी हम लोगों ने पढ़ा था पूर्ण संख्याएं, अब हम लोग पढ़ेंगे संपूर्ण, संपूर्ण संख्याएं। इंग्लिश में बोलते हैं इनको परफेक्ट नंबर्स। संपूर्ण संख्याएं
इंग्लिश में क्या बोलते हैं बेटा? परफेक्ट नंबर्स। तो परफेक्ट नंबर्स के बारे में हम लोग देखेंगे, ध्यान दीजिए। वे सभी संख्याएं जिनके गुणनखंडों का योगफल क्या है? वे सभी संख्याएं जिनके गुणनखंडों का योगफल स्वयं संख्या के बराबर हो। क्या बेटा? ध्यान से समझो इसको। वे सभी संख्याएं जिनके गुणनखंडों का योगफल स्वयं संख्या के बराबर हो। यानी कोई संख्या हमें दी रही होगी और उसके हम गुणनखंड करेंगे और उन गुणनखंडों को हम जोड़ेंगे। ठीक है? जोड़ने के उन गुणनखंडों का योगफल स्वयं संख्या के बराबर होना चाहिए। अब इसमें कंडीशन लगी है, जबकि स्वयं के गुणनखंड को छोड़कर। बात समझ में आई? वे सभी संख्याएं जिनके गुणनखंडों का योगफल स्वयं संख्या के बराबर हो। उसके कोई संख्या दी रही होगी हमें और उसके हम क्या करेंगे बेटा? गुणनखंड कर लेंगे। हम क्या करेंगे? उसके गुणनखंड कर लेंगे और गुणनखंड करने के बाद उन गुणनखंडों का हम जब योगफल निकालेंगे तो उन गुणनखंडों का योगफल उसी संख्या के बराबर आ जाना चाहिए। जबकि एक कंडीशन लगी हुई है इसमें, इसको भी हम ध्यान रखेंगे। जबकि स्वयं के गुणनखंड को छोड़कर, यानी संख्या का जो गुणनखंड है उसको हम छोड़ देंगे। संख्या का जो गुणनखंड है उसको छोड़ देंगे, बाकी सबका योग आना चाहिए उस स्वयं संख्या के बराबर। क्लियर है? चलिए हम लोग एग्जाम्पल के माध्यम से इसे समझने का प्रयास करते हैं। समझ में आ रहा होगा ना सभी लोगों को? चलिए अच्छी बात है। थोड़ा कमेंट करके हमें बताइए, कमेंट करके बताइए, उस पर टाइप करके लिख दीजिए कि उस पर यस लिख देना, सर यस समझ में आ रहा है। ओके, जिससे कि क्या हम देखें तो हमें पता भी तो चले। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा और हम पढ़ाते जाएं तो फिर कोई मतलब नहीं निकलेगा ना, इसलिए थोड़ा उस पर लिख देना सर यस समझ में आ रहा है। ओके, चलिए एग्जांपल्स में हम देखते हैं बेटा। जैसे मान लीजिए एक है, एक के जब हम गुणनखंड, और अच्छा गुणनखंड का क्या मतलब है आप एक बार इसको गुणनखंड को समझते हैं हम लोग, फिर उसके बाद बात करते हैं। जैसे मान लीजिए 8 है, 8 है, ठीक है। जब 8 के हम गुणनखंड करेंगे तो इसका मतलब ये है कि 8 में किस किस पहाड़े से भाग चला जाएगा, ये मतलब होता है गुणनखंड का। तो 8 में देखो 1 के पहाड़े का तो सभी में भाग चला जाएगा, 2 के पहाड़े से 8 कट जाएगा क्या बेटा? बिल्कुल, 2 चौका 8। 3 के पहाड़े से कटेगा क्या? नहीं कटेगा ना, तो 3 इसका गुणनखंड नहीं हुआ। इसके बाद आते हैं 4 से कट जाएगा क्या? 4 दूना 8, इसका गुणनखंड हो गया। 5 से कटेगा क्या? 8, 5 के पहाड़े में 8 आएगा कभी? नहीं आएगा ना। 6 के पहाड़े में 8 कभी आएगा? 6 कम 6, 6 दूनी 12, ज्यादा हो गया। 7 के पहाड़े में आएगा? 7 कम 7, 7 दूना 14, ज्यादा हो गया, नहीं आएगा। 8 के पहाड़े में आएगा बेटा? 8 कम 8, बिल्कुल आ गया। तो 8 के ये क्या हो गए बेटे? गुणनखंड हो गए। क्या हो गए बेटा? गुणनखंड। समझ में आया? चलिए तो ध्यान दीजिए, जैसे 1 के हमने गुणनखंड किए, 1 ही आया। इसके बाद 2 लिया, मान लीजिए 2 के गुणनखंड किए, क्या आएगा? 2 का गुणनखंड, एक तो 1 से भी कट जाएगा, ये 2 से भी कट जाएगा। 3 का जब हम गुणनखंड करेंगे तो 1 से कटेगा और 3 से। 4 को कौन कौन सा पहाड़ा काटेगा? 1 काट देगा, 2 काट देगा, 4 से भी काट देगा, इसको 4 भी काट देगा, ठीक है। इसके बाद आते हैं 5। 5 से क्या है? 1 से कटेगा और 5 से। 6 का गुणनखंड 1 से कटेगा, 2 से कट जाएगा, 3 से कट जाएगा,
6 से भी कट जाएगा। इसके अलावा कोई ऐसा पहाड़ा नहीं है जो 6 को काट सके। 1 2 3 और 6, यही इसको ये 6 वाली लाइन नहीं दिख रही थी इसलिए हमने इसको हटा दिया है। चलिए 6 वाली लाइन हम इधर लिख देते हैं, ठीक है, यहां से हमने हटा दिया बेटा है। 6 के जब गुणनखंड करेंगे तो 1 से कट जाएगा, 2 से भी कट जाएगा, 3 से भी कट जाएगा, 4 से कटेगा क्या? नहीं कटेगा ना, 4 एक कम 4, 4 दूना 8, ज्यादा हो गया। 5 से भी नहीं कटेगा, किससे कटेगा? 6 से। ठीक है, समझ गए? इन सभी के हमने लिख लिए गुणनखंड। अब इसमें से हम ये देखेंगे कि इनमें कौन सी ऐसी संख्या है जो संपूर्ण संख्या हो। हमारी डेफिनेशन क्या कह रही बेटा? वे सभी संख्याएं जिनके गुणनखंडों का योगफल स्वयं संख्या के बराबर हो, जबकि स्वयं के गुणनखंड को छोड़कर, तो हमें क्या करना है? स्वयं के गुणनखंड को छोड़ना है। तो 1 का स्वयं का गुणनखंड 1 ही तो होगा और 2 का स्वयं का गुणनखंड 2 होगा, इनको सबको छोड़ना है। 3 का स्वयं का गुणनखंड 3 है, छोड़ना है। 4 का स्वयं का गुणनखंड 4 है, छोड़ दो। 5 का स्वयं का गुणनखंड 5 है, छोड़ दो। 6 का स्वयं का गुणनखंड कितना है? 6, इसको छोड़ दो। अच्छा, यहाँ एक संख्या और ले लेते हैं हम, 28। ठीक है बेटा, 28 को कौन काटेगा? 1 से कट जाएगा, 2 से, 3 से तो नहीं कटेगा ना, 4 से कट जाएगा। 7 7 चौका 28, 7 से कटेगा, 8 से नहीं कटेगा, 8 3 24, 8 चौका 32, 5 से भी नहीं, 6 चौक 24, 6 5 30, नहीं कटेगा। तो अब ये कितने से कटेगा? सीधा सीधा 14 से कटेगा और स्वयं के गुणनखंड को छोड़ना है। अब हम लोग ध्यान देंगे, क्या कहा? स्वयं के गुणनखंड को छोड़कर बाकी सब गुणनखंडों का योग स्वयं संख्या के बराबर आ जाना चाहिए, आ जाना चाहिए। तो देखो इसको हम क्या है, 3 और 2 5 और 1 कितना हो गया बेटे? इसका योग कितना हो गया? 3 और 2 5 और 1 6 हो गया ना। इन सब का प्लस क्या हो गया? 6। तो स्वयं के बराबर है कि नहीं है? है। तो ये क्या हो गई आपकी? संपूर्ण संख्या। क्या हो गई बेटा? शॉर्ट में लिख दिया हमने, ठीक है, संख्या समझ लेना। यहां भी इन सब का जब हम प्लस करेंगे, देखो 7 और 4 11, 11 और 2 13 और 1 सॉरी मिस्टेक होगी थोड़ी, इसकी गुणनखंड, 1 मिनट, इसका 14 के बाद एक 28 और आएगा ना। चलिए कोई बात नहीं, सॉरी इस बात के लिए, वही थोड़ा लिखना भूल गया। तो इसको हम क्या कर देंगे? 28। ठीक है, एक 28 गुणनखंड और होगा, तो इसका स्वयं का गुणनखंड 28 का 28 होगा। क्लियर? कोई बात नहीं, वो हो गया था। हाँ ध्यान दीजिए इस पर। ठीक है, 28 को मैं छोड़ दिया, तो अब हम क्या करेंगे? इन सबको ऐड करेंगे। ऐड जब करेंगे 14 14 7 21 और 4 25, 25 और 2 27 और 1 28। देखिए स्वयं के बराबर है कि नहीं है? आ गया ना। तो ये भी क्या है? एक संपूर्ण संख्या है। क्या है? संपूर्ण संख्या। क्लियर है? अब इनमें से देख लो, यहां तो कुछ बचा ही नहीं। ये 1 कभी 2 के बराबर होगा? नहीं। ये 1 3 के बराबर होगा? नहीं। 2 और 1 3, यहां पॉसिबिलिटी थी, लेकिन क्या किया जाए, 1 कम पड़ गया, कोई बात नहीं। यहां भी देखो 5 के बराबर नहीं होगा। ये दोनों संख्याएं हमारी क्या हो जाएंगी? संपूर्ण संख्याएं। इन संख्याओं के अलावा और कौन कौन सी संख्याएं संपूर्ण संख्याएं होंगी? आप लोग कॉपी और पेन लेके बैठिए और वो सारी संख्याएं जो 1 से लेकर के 100 तक के बीच में संपूर्ण संख्याएं हो सकती हैं, हमें कमेंट के माध्यम से छांट के बताएं। ठीक है, हम सभी लोगों के कमेंट चेक करेंगे क्लास के बाद और उसका हम रिप्लाई भी करेंगे। तो आप लोग 1 से 100 तक की संख्याओं में ऐसी कौन कौन सी संख्याएं हैं जो संपूर्ण संख्याएं हैं, आप लोग ज्ञात करेंगे। ओके, इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम लोग आगे बात करते हैं।
चलिए नोट कर लिया होगा बेटा। अब हम लोग बात करते हैं आगे। इसी क्रम में हम लोग बात करते हैं भाज्य संख्याएं। इंग्लिश में बोलते हैं बेटा कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर्स। देखिए भाज्य संख्याएं क्या हैं, ध्यान देंगे। देखिए अभी तक जनरली हम लोग क्या पढ़ते आए हैं, भाज्य संख्याएं आपसे कोई टीचर लोग या कोई भी आपसे सवाल करता है कि बेटा भाज्य संख्याएं क्या होती हैं, तो जनरली आपका जवाब ये रहता है कि वे सभी संख्याएं जो अन्य संख्याओं से विभाज्य हो जाएं, कट जाएं, भाज्य संख्याएं होती हैं। ठीक है, ये डेफिनेशन गलत नहीं है, लेकिन पूरी तरह से फिट नहीं है। ये जो डेफिनेशन है ना, ये पूरी तरह से फिट नहीं है। सही है, हम ये नहीं कह रहे गलत है, सही है, लेकिन पूरी तरह से फिट नहीं है। अब जो डेफिनेशन हम आपको बताने वाले हैं, इस डेफिनेशन पे आप ध्यान दीजिए, एक एक पॉइंट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, वे संख्याएं वे सभी संख्याएं या वे संख्याएं जिनके दो से अधिक गुणनखंड, वे सभी संख्याएं जिनके दो से अधिक गुणनखंड होते हैं, वे सभी संख्याएं जिनके दो से अधिक गुणनखंड होते हैं, भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। वे सभी संख्याएं जिनके दो से अधिक गुणनखंड होते हैं, भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। ये डेफिनेशन है। ठीक, अब इस डेफिनेशन के तहत हम लोग एग्जांपल्स को देखते हैं। जैसे मान लीजिए एक है, एक के गुणनखंड एक, अभी गुणनखंड का केस हमने बताया था, वही सेम है। एक का दो का गुणनखंड 1,2, 3 का 1,3, 4 के गुणनखंड 1 होगा, 2 होगा, 4, मतलब जिस जिस पारे से भाग जा सकता है वो सभी गुणनखंड की श्रेणी में आते हैं। 1,5, 6 के गुणनखंड 1, 2, 3, 6, 7 के गुणनखंड 1,7, 8 के गुणनखंड 1, 2, 4, 8, 9 के गुणनखंड 1, 3, 9। ठीक, इतने देखते हैं हम, बाकी के और देखेंगे फिर आगे। तो देखिए अब यहां क्या कहा गया बेटा, ध्यान से देखना। परिभाषा के अकॉर्डिंग, परिभाषा हमारी कह रही है वे संख्याएं जिनके, ये 2 बार लिख दिया क्या, हाँ 2 बार हो गया, एक बार कर लेना आप सब, जिनके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं, वे संख्याएं जिनके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं, भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। क्या? वे सभी संख्याएं जिनके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं, भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। कोई भी संख्या यदि उसके 2 से अधिक, 2 नहीं 2 से अधिक, 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, आगे और भी हो सकते हैं, लेकिन 2 से अधिक, तो वे सभी संख्याएं जिनके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं, भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। तो अब आप यहां देख सकते हो, क्या इसके 2 गुणनखंड हैं? आप 2 से अधिक हैं? आप कहेंगे नहीं सर। क्या इसके 2 से अधिक हैं? इसके केवल 2 हैं, 2 से अधिक नहीं है, तो ये होगा क्या? ये भी नहीं होगी सर। इसके कितने गुणनखंड हैं? 2, ये भी नहीं होगी सर। हम आपसे कहेंगे क्या ये भाज्य संख्या है? तो आप कहेंगे यस सर। क्यों?
क्योंकि इसके गुणनखंड कितने हैं, 2 से अधिक गुणनखंड हैं इसके, क्या है 2 से, तो ये बाध्य संख्याओं की श्रेणी में आएगी। और ये कैसी होगी, प्रथम सबसे छोटी भाज्य, इधर से रखें थोड़ा, प्रथम सबसे छोटी भाज्य संख्या, सबसे प्रथम सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है आपकी, 4। अब इसके अलावा बताइए ये वाली भाज्य संख्या होगी क्या, नहीं। ये वाली, यस सर होगी, क्यों, 2 से अधिक गुणनखंड है। ये वाली होगी क्या, नहीं होगी। ये वाली भाज्य संख्या होगी क्या, बिल्कुल होगी, क्योंकि इसमें क्या है, हमारी जो डेफिनेशन है वो एग्जिस्ट कर रही है। हमारी डेफिनेशन कह रही है कि 2 से अधिक गुणनखंड होने चाहिए। तो यहां देखिए बच्चों, 2 से अधिक गुणनखंड है ना, बिल्कुल है। तो क्या है ये भाज्य, यहां कितने हैं, 2 से अधिक, तो ये भी क्या हो जाएगी, भाज्य। तो बताइए प्यारे बच्चों, समझ में आया आपको, भाज्य संख्याएं क्या होती हैं, क्लियर हो गया। अब बिल्कुल भी नहीं कहेंगे कि वे सभी संख्याएं जो अन्य संख्याओं से विभाज्य हो जाती हैं भाज्य संख्या कहलाती हैं, बिल्कुल नहीं कहेंगे। अब क्या कहेंगे, वे सभी संख्याएं जिनके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। ओके, क्लियर है ना, चलिए नोट करिए बहुत जल्दी। चलिए नोट कर लिया होगा आप लोगों ने। अब हम लोग बात करते हैं अभाज्य संख्याओं की। अभाज्य संख्याओं के लिए बोलते हैं प्राइम नंबर्स। क्या बोलते हैं बेटा, प्राइम नंबर्स। डेफिनेशन लिखेंगे इसकी, वे सभी संख्याएं जिनके केवल 2 गुणनखंड होते हैं, वे सभी संख्याएं जिनके केवल 2 गुणनखंड होते हैं अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। क्या बेटा, वे सभी संख्याएं जिनके केवल 2 गुणनखंड होते हैं अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। और भाज्य में क्या था, 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं। चलिए एग्जांपल देखते हैं हम लोग। जैसे 1 के गुणनखंड 1, ये वाला कॉन्सेप्ट तो सभी लोगों को क्लियर हो गया होगा ना, गुणनखंड वाला। बहुत अच्छी बात है भैया, क्लियर हो गया। तो सेवन के लिए 1,7, 8 के लिए 1 2 4 8 1 3 9। ओके, ये सारी चीजें आपको क्लियर होगी, इसलिए हम थोड़ा स्पीड से इसको बता दिया है। आप लोग वीडियो को थोड़ा रोक के और आराम से देख लें। ओके, तो देखिए अब डेफिनेशन होल्ड कराइए, इस पे डेफिनेशन सेटिस्फाई हो रही है कि नहीं। डेफिनेशन कह रही है वे सभी संख्याएं जिनके केवल 2 गुणनखंड होते हैं अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। तो देखिए इसके कितने गुणनखंड हैं, केवल 1, तो क्या ये अभाज्य होगी, नहीं। ये वाली, इसके केवल 2 गुणनखंड हैं, आप कहेंगे यस सर ये अभाज्य है। और ये कैसी है, सम अभाज्य संख्या। कैसी संख्या है, यह सम अभाज्य संख्या है। और
यही एक ऐसी संख्या है, सिर्फ दो ही एक ऐसी संख्या है जो सम भी है और अभाज्य भी है। ऐसी कोई भी सम संख्या नहीं है जो सम हो और अभाज्य भी हो, लेकिन दो क्या है, सम भी है और अभाज्य है। इसलिए ये संख्या क्या है, थोड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। चलिए आगे देखते हैं। 3 बताइए अभाज्य है कि नहीं। हम पूछेंगे 3 अभाज्य है कि नहीं, आप बेझिझक बोलेंगे यस सर ये अभाज्य है। क्यों? क्योंकि आपको डेफिनेशन पता है, केवल 2 गुणनखंड। तो इसके कितने, केवल 2 गुणनखंड। ये वाली होगी क्या, आप कहेंगे नो सर ये नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि इसके 2 से ज्यादा गुणनखंड हैं। अगर 2 से ज्यादा गुणनखंड है तो ये क्या, अभाज्य नहीं है, क्या है, भाज्य। ये क्या है, आप कहेंगे यस सर। ये वाली नो सर, ये वाली यस सर, ये वाली नो सर, ये वाली नो सर। समझ गए ना, बहुत अच्छे, वेरी गुड। उतार लीजिए बच्चों। चलिए आज के लिए इस सेशन को यही समाप्त करते हैं। आशा है कि ये वाली क्लास आप लोगों को अच्छे से समझ में आई होगी। आप लोग पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, खाते पीते रहिए। इसी के साथ विदा लेते हैं। थैंक यू।